हेलो, नमस्कार, आदाब। बीबीसी हिंदी के ताज़ा पॉडकास्ट कहानी जिंदगी के ताज़ा अंक के साथ मैं रूपा झा एक बार फिर हाजिर हूँ। आज की कहानी है बेटा किसका। लिखा है मशहूर कहानीकार पद्मश्री विजयदान देथा ने। ये कहानी मूल रूप से मारवाड़ी भाषा में लिखी गई है। बनिए के बेटे ने ब्याह के 13 दिन बाद ही मांगलिक मुहूर्त निकलवाकर बीड़ज व्यापार के लिए दूर दिसावर जाने का निश्चय किया। उसकी घरनी लाज का घूंघट हटाकर जलते हुए सुर में बोली, घर में ना सास ससुर, न ननद और न देवर जेठ। मुझे यहाँ किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हैं? धनी अचरज से बोला, भरोसे किसके? क्या तुम दूध पीती बच्ची हो जो अकेले नहीं रह सकती? घरनी बीच में ही बोली, बच्ची होती तो कोई डर नहीं था, भला ये दूर रहने के दिन है। यो अंदर बम में छोड़ना ही था तो ब्याह किया ही क्यों? लेकिन तुम्हें कमी किस चीज की है? तिमंजिली हवेली, तिजोरी में अनमोल हीरे मोती, अनगिनत गहना गाठा, चादर तान के सो और मस्त रहो। धनी ने कैसी शर्म! आखिर लाचार होकर उसने न कहने लायक बातें भी साफ साफ कह दी, मगर वो नहीं माना। बनिया बीणज से मुंह मोड़ ले तो 7 पीढ़ियों की नाक कटती है। तिजोरी में कैद कंचन के आगे बेचारी काया के कंचन की क्या बिसात। घरनी ने रोग मांदगी की बात की तो उसने कहा कि हवेली के पीछे उसके बाल सखा सुनार का घर है। पुख्ता भुलावन दे दी कि वो सेठानी का कहा न टाले। बखत बेबखत कैसा भी काम हो वो कर देगा। ऐसे सच्चे मित्र बिरले ही मिलते हैं। सेठानी ने ज्यादा हट किया तो उसने फिर उसके रूबरू 2-3 बार जोर देकर सुनार को घरवाली की पूरी भुलावन दे दी। धनी के विदा होते ही सेठानी का रोम रोम कालिंदर के उन्मान फुपकारने लगा। कैसे चैन पड़े। आटा सानते हुए उस पर राम जाने क्या सनक सवार हुई जो उबलती दाल की देगची बेवड़ी में उलटती। चूल्हे में पानी डालते ही हिवड़े के अंगार दहक उठे। मेड़ी का किवाड़ खोलकर पलंग पर करवटें बदलने लगी। चारों पाए और चारों इस उपले बिफरे हुए कालिंदर की नाई फन पटकने लगे। नशे में बोराई हुई सी सुनार की छत पर उतरी। निसंकोच मेड़ी का किवाड़ खटखटाया। सुनार अब जाकर नींद से उठा। रात को कौन है भाई? आवाज सुन पड़ी। आधी रात को कौन हो सकता है? उसने सुनते ही बोली पहचान ली। माथा ठनका। अटकते अटकते बड़ी मुश्किल से कहा, मैं रात को किवाड़ नहीं खोलूंगा। ये तो मित्र के साथ घात होगा ना। ये किवाड़ सूरज की बाट नहीं जोहते। फिर आपने अपने मित्र से कॉल किया था कि आप कभी मेरा कहा नहीं टालेंगे। उसके उपरांत रात के अंधेरे ने अपने तारे जड़े हाथों से आप ही आगल खोली। मेड़ी में आप ही घी के दिए जल गए। हल्का अंधेरा, हल्का उजाला। पलंग के चारों पायों पर मानो 4 चांद इमरत बरसा रहे हों। पहली ही रात पलंग की मंशा पूरी होने पर सेठानी की आशा ठहरी। 9वें महीने उसकी कोख से मानो चांद ही जन्मा हो। दूज के चांद की तरह वो कोख का चांद भी बढ़ने लगा। घुटनों के बल चलते चलते पांवों पर चलने लगा, खेलने लगा, बोलने लगा, दौड़ने लगा। 4 बरस की जुदाई के दौरान सेठ ने दिसावर में खूब माया बटोरी और इधर सेठानी भी पलंग की माया बटोरने में पीछे न रही। जिस तरह अजीता गया था वैसे ही एक दिन सेठ ने अजीते ही हवेली के आगे ऊंट झेकाया। सूरज आकाश के बीच चमक रहा था। सेठानी तीसरे तल्ले पर चांद का इमरत पी रही थी। एकाएक ऊंट का अड़ना सुन पड़ा जैसे तोप दगी हो। सेठानी का बेटा चौक में खेल रहा था। किसी अपरिचित आदमी को हवेली का किवाड़ खटखटाते देखा तो दौड़कर पास आया। किससे पूछ रहे हो, क्या काम है? सेठ ने उससे उल्टा सवाल किया। तू कौन है? छोरा अचरज से बोला, ये मेरी हवेली है, आप किससे पूछ रहे हैं? ये तो बताया नहीं। सेठ सवाल पूछने वाले छोरे का चेहरा टुग टुग देखता रहा। 4 बरस पहले देखा एक सलोना चेहरा उसकी आंखों के आगे टिमटिमाने लगा। बेटे का चेहरा माँ से कितना मिलता है?
पर सेठानी ने समाचार क्यों नहीं दिया? ऐसी खुशखबरी उसने छुपाई क्यों? सेठ उसे गोद में लेता हुआ बोला, अरे छोरे, मैं इस हवेली का धनी और तेरा बाप दिसावर बीड़च के लिए गया था। ये कहकर उसे लाड़ करने लगा, मगर बेटा रो पड़ा और उसकी गोद से उतरकर भाग गया। तभी सेठानी ने ड्योढ़ी का किवाड़ खोला। उसके सामने साक्षात सेठ खड़ा था और सेठ के सामने साक्षात सेठानी खड़ी थी। एक क्षण के लिए तो सेठानी को सिर पर चमकता सूरज काला नजर आया, किंतु अगले ही पल उसने आपा संभाल लिया। देह की समूची शक्ति जुटाकर मुस्कुराने की चेष्टा की। ऐसी हंसी रोने से भी ज्यादा दुखदाई होती है। हंसी छलकाते हुए बोली, बाईं आंख फड़कने का शगुन कभी झूठा नहीं होता, लेकिन आपने आने की खबर क्यों नहीं की? सतवंती लुगाइयों को धनी के आने का आप ही पता चल जाता है, खबर करने की जरूरत क्या है? सेठानी के कलेजे में जैसे तीर खुबा। मुंह फिराकर बड़ी मुश्किल से चेहरे के भावों को छुपाया। हवेली के धनी और 7 फेरों के ब्याहता के आने पर सेठानी को रीत की लीक तो पीटनी ही थी, किंतु उसका मन पीछे वाले मकान में भंवरे की तरह डोल रहा था। बेमन से रसोई बनाई, गुड़ का मांगलिक हलवा बनाया, पास बैठकर पंखा झलते हुए धनी को खाना खिलाया। सेठ को हलवा घी गुड़ से भी सवाया मीठा लगा। बरसों बाद खाने का ऐसा स्वाद आया था। ब्यालू के उपरांत सेठानी ने कैसे सेज के लिए बेसब्री दर्शाई, उसकी माया वही जाने। उसके मना करते करते जबरन दिसावर गए धनी से उसने न तो कोई शिकायत की और न रूठी। 16 सिंगार करके सेज की रीत पूरी करने में भी कोई कसर न रखी। मगर सेठ को सेज का तेवर हलवे जैसा मीठा नहीं लगा, उल्टे मुंह कड़वा हो गया। माटी की लोथ से भला कैसे अंगरली का आनंद आता? पलंग से उतरकर उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब बिरली लुगाइयां ही अपने धनी को दे सकती हैं। सेठानी को टाल मटोल करते देखकर सेठ ने कहा, डर मत, हम महाजन हैं, बड़े लोग हैं, गवारों की तरह ऐसी वैसी बातों पर बखेड़ा नहीं करते, गुस्से को दबाना जानते हैं। तुझे सुनार की कसम, मुझे सच सच बता। सेठानी के रोम रोम में अंगारे फड़क उठे। यार की मर्यादा रखे या धनी की? धनी होता तो हाड़ मांस के कंचन को छोड़कर माटी के कंचन का लोभ करता भला। आज कसम देने वाले को दिसावर जाते वक्त सोचना था। कसम की पत रखने के लिए धनी को भी सच बताना होगा। जैसे सहेली को बता रही हो, इस तरह उसने धनी को सारी बात बता दी, कुछ नहीं छिपाया। बड़े अचरज की बात कि सेठ ने भी सारी बात इस तरह सुनी जैसे किसी दूसरी लुगाई के मुंह से सुन रहा हो। धन का लोभ और बीड़च की समझ ऐसी ही होती है, इसमें अनहोनी कैसी? उसी गंभीर और ठंडे सुर में सेठ ने सुनार से कहा, तू मेरे बचपन का मित्र है, एक साथ खेले, एक साथ पले बढ़े, तुझे भाई से बढ़कर माना, तूने ये घात कैसे किया? सुनार ने सोचा भंडा फूटना था सो फूट गया। अब आनाकानी करने में कोई तुक नहीं, बेधड़क जवाब दिया, लुगाई से बड़ा मित्र नहीं होता। जब वो घात करने से नहीं चूकी तो मेरी क्या जिनात? और तुम्ही ने तो कहा था कभी उसका कहा न टालो। मैंने मना करने में कोई कसर नहीं रखी, पर वो ही नहीं मानी तो मैं क्या करता? मुझे दोष देना फिजूल है। सुनार इतनी समझदारी की बात करेगा, सेठ को सपने में भी इल्म न था। बोला, मैं किसी को दोष नहीं देता, न सेठानी को और न तुझे। मैं तो अपने आप को भी दोष नहीं देता। जो होना था सो हो गया, लेकिन आपस में कोई विवाद ना हो तो अच्छा है। तेरे अंश का होते हुए भी इसका बाप मैं ही कहलाऊंगा। मेरा बेटा मुझे दे दे। 4 बरस का बेटा 4 बरस पहले बिणच करना सीखेगा। सुनार ने सोचा जब पोल खुली गई तो असल बात के लिए शर्म कैसी। कहा, जब बेटा मेरा है तो और कोई बाप कैसे हो सकता है? मैं अभी जिंदा हूं। बेटे पर मां से ज्यादा बाप का हक होता है। हर बात पर लोभ अच्छा नहीं है। लेकिन सेठ किसी भी सूरत में लोभ छोड़ने को तैयार न था। न ही सुनार ने गम खाया। आखिर सुनार इस बात पर राजी हुआ कि सेठानी न्याय करे सो कबूल। दोनों उसके पास गए, अपना अपना हक जताया। सुनकर सेठानी की अकल चकरा गई।
दुनिया थरपने से लेकर आज तक किसी लुगाई को ऐसा न्याय निपटाना नहीं पड़ा होगा। झूठी लाज शर्म परे हटाकर कहने लगी, सेठ मेरे धनी हैं, सुनार मेरा वाहेला है। जब तुम्ही को मुझसे फैसला करवाते और अपना अपना हक जताते हुए लाज नहीं आई, तो मैं ही लाज का मुखौटा क्यों ओढ़ूं? अब मुझे किसका डर? फिर धनी की ओर देखते हुए कहने लगी, तुम माया के लोभी लुगाई की देह का सौदा करने में भी नहीं चुके, फिर तुम्हें ब्याह करने का क्या हक है? बेटे पर हक जताने वाले यों दिसावर नहीं जाते। मैं मान जाती तो सब दबा ढका रह जाता, न हो तो ये भी तुम इसके बाप कहलाते। मैं तुम्हें अपना धनी ही नहीं मानती तो बेटे का बाप कहलाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके उपरांत उसी निसंकोच भाव से उसने सुनार से कहा, हम तीनों जानते हैं कि बेटा तुम्हारे बीच का है। खुद भगवान पूछे तब भी मैं सच्ची बात से इनकार नहीं करूंगी, लेकिन मेरे बेटे पर बाप का हक जताने वाला उसकी मां को घर की धड़ियानी माने तो मैं झगड़े का सही फैसला कर सकती हूं। सुनार का चेहरा स्याह पड़ गया, जैसे चील ने उसके गले से अनमोल हार झपट लिया हो। पांव की अंगुलियों की ओर देखते हुए बोला, बेटा मेरा है, मेरा ही रहेगा, मरकर भी मैं किसी को नहीं दूंगा। लेकिन उसकी मां की घर की धड़ियानी बनाऊं, इतना मूर्ख मैं नहीं। जो अपने धनी की नहीं हो सकी वो मेरी कब होगी? सेठानी को एकाएक भरोसा न हुआ। वे झगड़ा निपटाने के लिए सेठानी के पास आए थे, परंतु मामला ज्यादा ही उलझ गया। सेठानी ने कहा, कोख से जना बेटा जीते जी मां की गोद नहीं छोड़ सकता। बेटा मेरा है और मेरा ही रहेगा। बेहया लुगाई के मुंह से ये पुख्ता बोल सुनकर दोनों की मर्दानगी को ठेस लगी। इसका फैसला नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। देश के धनी राजा के सिवा इसका न्याय कौन कर सकता है? तीनों ने दरबार में फरियाद की। राजा न्याय के सिंहासन पर बैठा था। दीवान ने कहा, क्या बात है, सच सच बताओ। महाराज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इस राज के न्याय से तो देवता भी डाह करते हैं। सेठ ने कहा, अन्नदाता, आपको मुद्दे की बात बताता हूं। मेरे आंगन में उगी बेल बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि उसका तांता पड़ोसी सुनार के घर चला गया। संजोग से सुनार के घर वाले तांते में फल लगा और वो फल तोड़कर खा गया। पर फल का बीज तो मुझे मिलना चाहिए। बीज का हकदार तो मैं हूं। सेठ ने सीधे न कहकर इशारे में बात समझाई तो सेठानी भी उसी लहजे में बोली। गुनगुना दूध जावनी में डाला तो ध्यान आया कि घर में तो जावन ही नहीं है। जावन के लिए मैं सुनार के घर गई, जावन लाकर दूध जमाया। मैं नहीं डालूं तब तक उसका हक तो छाछ में भी नहीं, लेकिन वो दही और माखन में हक जताता है। ये कहां का न्याय? सुनार ने कहा, अन्नदाता, मेरे पास एक अनमोल मोती था। संजोग से मेरे पास रखने लायक डिबिया नहीं थी। मैं मानता हूं सेठानी ने मुझे मोती रखने के लिए डिबिया दी, परंतु उससे मोती उसका तो नहीं हो जाता। उनकी अनोखी फरियाद सुनकर राजा और दरबारियों की अकल चकरा गई। बातें तो तीनों की ठीक लगती हैं, लेकिन फैसला कैसे करें? खूब माथा पचाया मगर कुछ समझ में नहीं आया। इनका न्याय नहीं सुलटाया तो सारे राज की शेखी झड़ जाएगी। झरोखे में बैठी राजकुंवरी भी उनकी फरियाद सुन रही थी। राजा को गताघम में देखकर उसके पास आई और उसने खरा न्याय किया। बोली, तुम तीनों ने इशारे इशारे में अपनी फरियाद की और मैं सारी बात का मर्म समझ गई। मर्द इसका फैसला नहीं कर सकते। सच्ची बात न फल की है, न मोती की और न जावन की। पर इन उपमाओं के इर्द गिर्द माथा लड़ाने में कोई सार नहीं। वास्तव में कभी बेल के तांत और मोती का मामला फंसे तो फिर आना। मैं सेठ को बीच की ठौर पूरा फल दिला दूंगी और सुनार को उसका मोती। डिबिया के बदले मोती कभी नहीं मिल सकता। परंतु झगड़े के बेटे पर फकत सेठानी का हक है। इसमें किसी ने ची चपड़ की तो खाल में लूण भरवा दूंगी। तुम दोनों के लक्षण पहचान दिए। कुशल इसी में है कि मां को उसका बेटा संभला दो। तो ये थी कहानी बेटा किसका। अगली बार एक और नई कहानी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।